गाइस, अगर आपने ट्विटर देखा हो, अगर आप यूज़ करते हो, तो कई दिनों से कॉन्सिक्यूटिवली ये देखने को मिला है कि मोदी जॉब दो, मोदी रोजगार दो, या जॉब दो, या जॉब की बात, डिफरेंट डिफरेंट ट्रेंड, डिफरेंट डिफरेंट हैशटैग। और इवन आज जिस दिन आप इस वीडियो को देख रहे हो, आज के दिन भी अगर आप ट्विटर के टॉप ट्रेंड देखोगे तो नंबर 1 पोजीशन पे जॉब से रिलेटेड, अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड और स्टूडेंट से रिलेटेड ट्वीट ही नंबर 1 पे चल रहे हैं। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि जो आईटी सेल है वो सोशल मीडिया को हैंडल नहीं कर पा रहा है। पहले मुझे लगा कि ये सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, जॉब्स की बात हो रही है, लेकिन जब मैं इस टॉपिक पे डीप में गया तो पता चला जो आउटरीच है वो तब प्रवोक हो गया, तब एकदम ज्वालामुखी फट गया बच्चों का, जब एसएससी सीजीएल का रिजल्ट आया। अब ये आउटरीच इतनी भयंकर तरीके से ये ज्वालामुखी कब फटा, जब एक कैंडिडेट के 200 में से 200 नंबर आने के बाद भी वो क्वालिफाई ही नहीं कर पाया। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा कि जिसके फुल नंबर आते उसकी तो रैंक 1 होनी चाहिए, और इधर तो ये हो रहा है कि पता चला वो क्वालिफाई ही नहीं कर पाया। एसएससी का जो टायर 2 एग्जाम था वो 3 शिफ्ट में हुआ था। शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 और 3 दिन हुआ था, 15, 16 और 18 को। अब नॉर्मली क्या होता है कि या तो आप एक ही पेपर कराओ, एक ही क्वेश्चन पेपर आपने बनाओ और क्वेश्चन के जो नंबर है वो चेंज कर दो कि इधर क्वेश्चन नंबर 1 2 पे है और इसमें क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो 4 पे है, तो बात समझ में आती है। लेकिन जब आप क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन ही चेंज कर दो तो इसमें ये देखने को मिलता है कि एक क्वेश्चन पेपर कभी इजी बन जाता है, एक क्वेश्चन पेपर कभी डिफिकल्ट बन जाता है। एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम है वो एम्प्लॉयमेंट और जॉब्स के रिलेटेड में इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा एग्जामिनेशन होता है। फर्स्ट पे यूपीएससी आते हैं और उसके बाद एसएससी। एसएससी जो है वो आपको जॉब्स प्रोवाइड करती है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है, टैक्स से रिलेटेड हो, मिनिस्ट्री से रिलेटेड हो, सेंट्रल पुलिस से रिलेटेड हो, ये सारे के सारे एसएससी कंडक्ट कराता है। तो एसएससी अक्सर न्यूज़ में रहता है। एसएससी पे पास कई एग्जाम्स में उस पे या तो धांधली के आरोप लगे हैं, करप्शन के आरोप लगे हैं, या फिर उनके पेपर लीक हो जाते हैं, या फिर ये बोला जाता है कि पैसे देके वो लोग सेटिंग कराते हैं और फिर ऊपर से कुछ बच्चे अलग ही सेलेक्ट हो जाते हैं। 3 एग्जाम कंडक्ट कराए थे, 15, 16 और 18 को। ये नोटिस किया गया था कि जो 15 का पेपर था वो डिफिकल्ट था, 16 का पेपर भी डिफिकल्ट था, लेकिन जो 18 का पेपर था वो ईजी था। और ये सब स्टूडेंट्स और टीचर्स ने खुद भी कहा। इसमें क्या होता है, जो एसएससी और कुछ संस्थाएं हैं नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करते हैं। 15 का पेपर और जो 16 का पेपर है उसके एवरेज मार्क्स निकालो, और जो 18 का पेपर है उसके भी एवरेज मार्क्स निकाल दो, और फिर ये होता है अगर वो डिफिकल्ट है तो उतने मार्क्स उन बच्चों में जोड़ दिए जाते हैं, और अगर वो पेपर इजी है तो उतने मार्क्स उसमें डिडक्ट कर दिए जाते हैं। कई जगहों पे आप एप्लीकेबल कर सकते हो जहाँ पे 1000 मार्क्स या फिर ज़्यादा मार्क्स का पेपर है, या फिर कई सारे सब्जेक्ट्स है, लेकिन जहाँ पे 100 या 200 नंबरों की बात हो रही है वहाँ पे ये उल्टे सीधे रिजल्ट दिखाता है। अकॉर्डिंग टू सम स्टूडेंट्स ये देखने को मिला था कि जो 15-16 का पेपर था वो इतना डिफिकल्ट था कि उसकी वजह से कुछ स्टूडेंट्स के 100 नंबर जोड़े गए। 18 का जो पेपर था उसमें कुछ स्टूडेंट्स के 100 नंबर तक डिडक्ट किए गए। अब आप लोग कहोगे कि ये नॉर्मल बनाने के लिए सिचुएशन को सही किया, या फिर बहुत से लोग इस चीज़ को सही मानेंगे, लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर मान लीजिए किसी के 80 या 90 नंबर आ रहे हैं 200 में से, उसके 100 नंबर जोड़ के 190 हो गए, किसी के 200 में से 200 आ रहे हैं और उसके आप 100 पे ले आए, तो जो 200 में से 200 ला रहे हैं, हाँ मैंने माना कि वो जो है पेपर वो ईजी था, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उसने मेहनत नहीं की होगी। अब वो बंदा जब फुल नंबर ला रहा है तो उसने मेहनत तो पूरी की होगी, और इधर अगर हम बात करें 80-90 जो बंदा ला रहा है उसको आपने जोड़ के 100 नंबर दे दिए तो उसने भी मेहनत की होगी। लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें तो ये है कि चाहे भले उसने इजी पेपर दिया हो, लेकिन वो एक बेटर स्टूडेंट था एक 80 नंबर वाले के मुकाबले। नॉर्मलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है जो एसएससी यूज़ करता है वो हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता, और यही रीज़न है कई बार हमें ऐसे उल्टे सीधे रिजल्ट देखने को मिलते हैं जो कभी हम सोच भी नहीं सकते। अगर आप नहीं समझे तो फिर मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। अगर मान लीजिए कोई पेपर है 200 नंबर का है, जिसमें एक बच्चा जिसके 100 नंबर आए, और उधर ही दूसरे बच्चे के जो नंबर है वो कुछ 190 आए, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद जो नंबर बने उधर उस बच्चे के 190 नंबर हो गए और इधर एक बच्चे के 90 नंबर हो गए। कि नॉर्मलाइजेशन के बाद अगर हम ये रिजल्ट देखने को मिलता है तो ये ज़रूरी नहीं कि नॉर्मलाइजेशन के बाद जो रिजल्ट देखे जो ऊपर है वही बेटर स्टूडेंट, क्योंकि एक कंडीशन ये भी देखने को मिलती है कि एग्ज़ाम स्टार्ट होते हैं जो दिन कंडक्ट होते हैं,
तो जो पहले दिन होते हैं उसमें नंबर ऑफ सेंटर्स ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा होता है और उसमें हर टाइप का स्टूडेंट होता है और जो सेंटर्स होते हैं वो ऑलमोस्ट सारे ही यूज़ किए जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें लास्ट डे, मतलब जितने स्टूडेंट बच जाते हैं जब उनका कंडक्ट कराया जाता है लास्ट डे में, तो उस दिन वो एग्ज़ाम हर शहर में कंडक्ट भी नहीं होते हैं, वो सिर्फ मेजर सिटीज़ में कंडक्ट होते हैं। स्टूडेंट्स के कई सारे आरोप थे एसएससी से रिलेटेड कि एसएससी जो है कि एसएससी कभी भी रिजल्ट टाइम पे नहीं देता, नोटिफिकेशन हो, एप्लीकेशन फॉर्म हो, रिजल्ट छोड़ो एग्जाम तक टाइम पे नहीं होता। अब ये जो बात चल रही है हम 2021 में बात कर रहे हैं और ये जो एग्जाम है 2019 का है। एसएससी मान लीजिए अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा तो एसएससी अगले साल उसकी एग्जाम डेट डिक्लेयर करेगा, एग्जाम कंडक्ट कराएगा, वो भी टायर 1 का। उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर करके टायर 2 पे वो अगले साल आएगा, दूसरे साल। उसके बाद एक और साल बीत जाएगा जब वो टायर 3 या इंटरव्यू तक पहुंचेगा, ज्वाइनिंग ट्रेनिंग तक तो 4 या 5 साल। मतलब एक एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए एसएससी 5 साल ले लेगा। 5 साल मतलब 5 साल में तो सरकार चेंज हो जाती है और अगर मान लीजिए कोई सरकार बदल गई और उसे जरा सा भी शक हुआ कि इसमें धांधली हुई है तो 5 साल तो यूं ही चले गए। ये बात एसएससी की नहीं है, रेलवे की तो आप भूल ही जाओ। और ऐसे ही कई सारे एग्जाम्स होते हैं जिनके साथ यही होता है। और स्टेट एग्जाम्स में ये अक्सर देखने को मिला है कि जब भी जो गवर्नमेंट चेंज होती है वो पुराने जितने भी रिजल्ट्स होते हैं, पुराने जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनको कैंसिल कर देते हैं, उन पे करप्शन का चार्ज लगाते हुए। बच्चों का फ्यूचर तो ऐसे ही चला गया। बच्चे रिजल्ट का इंतजार करें और उनको मन ही मन ये भी लगने लगता है कि शायद से हम क्वालिफाई नहीं कर पाए, जिस वजह से वो एक एग्जाम को बार बार देते रहते हैं। और ये सिर्फ इंडिया में ही होता है क्योंकि 30 मिनट में तो पिज्ज़ा भी डिलीवर हो जाता है और एक पूरे दिन के अंदर इलेक्शन के रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाते हैं। एसएससी पे एक और आरोप है कि इधर कोई वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं है। मतलब जितने भी वैकेंसीज होती है सारे बच्चे वैकेंसी ज्वाइन नहीं करते। कुछ का यूपीएससी के एग्जाम में सिलेक्शन हो गया या फिर कोई आउटर एरियाज या दूर के एरियाज की वजह से नहीं ज्वाइन करना चाहता या वो किसी और फील्ड में जाना चाहता है तो वो नहीं लेता, लेकिन उसके आगे कोई वेटिंग लिस्ट का प्रावधान है ही नहीं, वो सीटें खाली ही रह जाती हैं। और उस पर भी कई बार करप्शन के चार्ज लगता है कि कई जो सीटें खाली रह जाती हैं उनको जो ऑफिशियल्स होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं या फिर जो नेता होते हैं वो बेच देते हैं। बच्चों का ये भी कहना है कि जो 18 तारीख को एग्जाम हुआ था वो फिर से कंडक्ट कराया जाए और उनका ये भी कहना है कि जब एसएससी से भी बड़े बड़े एग्जाम जहाँ पे उससे भी कई गुना ज़्यादा बच्चे एप्लीकेंट्स होते हैं वो जब एक दिन में पूरे इंडिया में कंडक्ट करा सकते तो एसएससी क्यों नहीं करा सकता। अरे एक नया ट्रेंड और शुरू हो गया कि जो एग्जाम्स हैं उनके नोटिफिकेशन ही 5 साल में एक बार आ रहे हैं। मतलब एक एग्जाम के लिए आपको 5 साल वेट करना पड़ता है और एक गवर्नमेंट भी 5 साल में ही बनती है। तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप 5 साल एग्जाम की तैयारी करते हो और उसके बाद आपके पास सिर्फ एक वोट होता है जो वो डिसाइड करता है कि आपकी वो 5 साल की मेहनत आपको सक्सेसफुल बनानी है कि अनसक्सेसफुल। वो फैसला आपके हाथ में होता है क्योंकि इलेक्शन के टाइम ही आप देखोगे मोस्टली जो एग्जाम्स के रिजल्ट होते हैं या फिर जो एग्जाम्स होते हैं लगातार वो इलेक्शन के टाइम पे ही होते हैं। हमारी जो इकोनॉमी थी वो भी लॉकडाउन लगने से पहले, कोरोना वायरस से पहले ही गड्ढे में जा चुकी थी। वो तो लात पड़ी कोरोना की, लॉकडाउन की, जिसकी वजह से और चली गई। हमारे देश में कई सारे ऐसे इवेंट्स और डिमोनेटाइजेशन जैसा इवेंट भी एक था जिसमें जो है हमारी जो कॉटेज इंडस्ट्री थी, प्राइवेट सेक्टर से जो जितने भी स्टार्टअप थे वो सब झेल रहे थे, उभर नहीं पा रहे थे कि लॉकडाउन फिर से लग गया, ये जॉब्स क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट के मामले में पूरा रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। मतलब इतनी अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश में कभी नहीं रही जितनी इस वक्त है। लेकिन मीडिया को इन टॉपिक्स पे डिबेट करने से कोई मतलब नहीं है। वो आपको बिजी रखेगा हिंदुस्तान पाकिस्तान में, बल्कि आप लोगों को उल्टा ये कहेगा आंदोलनजीवी, इंटेलेक्चुअल, लिबरल, खालिस्तानी, आतंकवादी, खान मार्केट गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग, अवार्ड वापसी गैंग और एंटी नेशनल। और वो अक्सर आपको देशभक्ति के गेम में बिजी रखेगा क्योंकि आप ये नोटिस करोगे कि जब भी इलेक्शन आता है हमेशा एक नेशनल इशू जरूर बनता है। बिहार के इलेक्शन में 2 पार्टीज थी या मैं कहूँगा 2 ग्रुप से जो आपस में लड़े थे। जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी निकली थी बिहार के इलेक्शन में, ये मैं सिर्फ एक केस स्टडी के तौर पे ले रहा हूँ, वो आरजेडी थी जिसने अनएम्प्लॉयमेंट का वादा किया था। और वही अपोजिशन में एक ऐसी पार्टी थी जो 15 साल से शासन कर रही थी और जिसमें जो स्टूडेंट्स था इसमें बेरोजगारी चरम पे थी, स्टूडेंट्स परेशान था। लेकिन फिर भी एक ऐसा कार्ड खेला जाता है पोलराइजेशन का या फिर देशभक्ति का जिसमें आपको बिजी रखा जाता है। सभी लोग कहते हैं कि आप अपना वोट सोच समझ के दें। आप ये ना देखिए कि आज क्या हुआ या फिर आज क्या हो रहा है, कल क्या होगा। आप ये देखिए कि पिछले 5 साल में क्या हुआ। आपको जॉब मिली, एग्जाम्स कंडक्ट हुए और यही रीजन है कि ट्विटर पे ये आज भी ट्रेंड हो रहा है।
ट्विटर ही नहीं, यूट्यूब पे भी बच्चों ने फिर से डिसलाइक करना शुरू कर ही दिया है। लोगों के पास खाने को नहीं है क्योंकि रोजगार नहीं है उनके पास, और इस वक्त पेट्रोल और एलपीजी भी ऊपर चली जा रही है, लेकिन मीडिया इस पे डिबेट करना चाहता ही नहीं है। उन्हें बंगाल इलेक्शन में ज़्यादा इंटरेस्ट है। और एक सोचने वाली बात है कि हमारे यहाँ जो पीएचडीएंस हैं वो तक सबसे लोअर ग्रेड की जॉब्स के लिए कितने पीएचडीएन अप्लाई कर रहे हैं। जब भी इलेक्शन आता है हम लोग नेशनल इमोशंस में बह जाते हैं। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ बात करें दिल्ली इलेक्शन में, तो दिल्ली वालों ने साफ वोट दिया था कि भैया हम नेशनल इमोशन में नहीं, हम बेसिक नीड्स पे लड़ रहे हैं। और दिल्ली में जो गवर्नमेंट बनी थी वो पानी के दम पे बनी थी, बिजली के दम पे बनी थी, वो किसी हिंदुस्तान पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम के दम पे नहीं बनी थी। मैं बस एंड में यही बोलना चाहूँगा कि नेशन से प्यार करो, आर्मी को सपोर्ट करो, लव करो, लेकिन मैं एक बात ये भी बोलना चाहूँगा कि देश बंदूकों और बारूदों के दम पे नहीं बनते। देश बनता है वहाँ के लोगों से, और देश जो सबसे ताकतवर होता है वो ताकतवर उधर की फौज नहीं बनाती है, वो उधर के लोग बनाते हैं। क्योंकि जब भी कोई देश किसी भी जंग पे जाता है तो उधर के लोग ही होते हैं जो उसे उस टाइम पे सपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली और काफ़ी चीज़ों से। अंदर के लोग ही कमज़ोर होंगे, उनके पास जॉब ही नहीं होगी, तो ऐसे क्रिटिकल पीरियड में आप क्या समझते हो कि हमारी इकोनॉमी संभालेगा क्या? यही रीज़न था कि इंडिया की इकोनॉमी ही सबसे नेगेटिव में गई है कोरोना लॉकडाउन के बाद। खैर, इन सब चीज़ों को साइड में रखते हैं, इन सीरियस बातों को। उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहूँगा आज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे भी है, तो हैप्पी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। और आपको क्या करना है, क्योंकि पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, पॉल्यूशन जिससे सबसे ज़्यादा मौतें होती है हमारे देश में, उसको कंट्रोल करने के लिए एयर प्यूरीफायर हर किसी के घर में नहीं होता। तो आप जानते हैं आपको क्या करना है। तो तब तक के लिए देखते रहिए मेरा चैनल। बाय बाय। इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना।